प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमारी चर्चा थी फ्रांस की राज की क्रांति का बौद्धिक कारण, और इस चर्चा के दौरान हमने ये जानने का प्रयास किया कि फ्रांस के समकालीन जो विचारक हुए, क्रांति के समकालीन जो विचारक हुए, उनमें मॉन्टेस्क्यू की बात करें हम, चाहे वाल्टेयर की बात करें, चाहे हम रूसो की बात करें, इनके द्वारा जो लिखे गए लेख थे, इनकी जो रचनाएं थी, इन रचनाओं ने एक नया माहौल तैयार किया और लोगों को तत्कालीन समय की जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, उस राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अंदर जो खामियां थी, उन खामियों को स्पष्ट रूप से बताया। इतना ही नहीं कि रूसो जैसे विचारक ने भी उस समय की स्थिति का अपने लेखों के माध्यम से और अपनी पुस्तकों के माध्यम, पुस्तक जो उसने लिखी के माध्यम से लोगों के अंदर एक जन जागृति उत्पन्न की। यद्यपि इनमें से कुछ जो लेखक थे वो क्रांति के पक्षधर नहीं थे, लेकिन इनकी यदि हम रचनाओं को देखें तो उन्होंने लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का यहाँ समर्थन किया। खासकर हम रूसो की बात करें, रूसो ने लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का यहाँ समर्थन किया और उसने सरकार की जो द्वारा जो किए गए जो कार्य थे, उन कार्यों की उसके द्वारा आलोचना की गई। अब हम यहाँ का जो इस क्रांति का जो 1789 के अंदर जो क्रांति हुई, उस क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वित्तीय संकट, उसके संबंध में यहाँ चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि तात्कालिक कारण ये क्रांति का किस प्रकार से बना। फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण फ्रांस की सरकार का वित्तीय संकट था, जिसके समाधान के लिए लुई सोल्वे को 1789 में एस्टेट जर्नल, फ्रांस के तीनों एस्टेट या सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधियों की सभा का अधिवेशन बुलाना पड़ा। लुई 14वें और लुई 15वें के शासनकाल में फ्रांस के अनेक युद्धों में संलग्न रहने के कारण फ्रांसीसी सरकार की आर्थिक हालत बहुत शोचनीय हो गई थी। अपनी इस दयनीय आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए सरकार को अनेक बार ऋण लेने पड़े और उसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय आय का लगभग आधा हिस्सा ऋणों पर ब्याज चुकाने में ही चला जाता था। इसके अलावा राष्ट्रीय आमदनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वर्साई के महल की शानो शौकत और विलासिता के खर्चों में जाता था। राष्ट्रीय खर्चों प्राय राष्ट्रीय आमदनी से अधिक होता था और इससे उत्पन्न घाटे को पूरा करने के लिए पुनः ऋण लिया जाता था। लुई 16वें के शासनकाल में 12 वर्षों के अंतराल में 1776 से 1788 के मध्य राष्ट्रीय ऋणों की मात्रा बढ़कर लगभग 60 करोड़ डॉलर हो गई। सरकार की आर्थिक दिवालियेपन की स्थिति हो चुकी थी। लोग सरकार को ऋण देने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में वित्तीय हालात को दो ही तरीके से सुधारा जा सकता था, करों में वृद्धि करके या खर्चों में कटौती करके। फ्रांस के विशेष अधिकार युक्त वर्ग, कुलीन तंत्र तथा पादरी तंत्र प्रत्यक्ष करों के भुगतान से मुक्त थे। वह वित्तीय संकट की अवस्था में भी किसी प्रकार का कर भार नहीं लेना चाहते थे। तृतीय एस्टेट के लोग पहले से ही करों से बुरी तरीके से दबे हुए थे। दूसरी ओर वर्साई के राज दरबार के खर्चों में कटौती के लिए रानी मैरी एंतोना तथा अन्य लोग तैयार नहीं थे। इस स्थिति का समाधान कैसे हो? लुई 16वें ने अपने राज्यकाल के आरंभ से ही वित्तीय संकट को सुधारने की दिशा में कुछ प्रयास किए थे, लेकिन वह असफल रहा। लुई 16वें ने सन 1774 में फ्रांस की वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण एक बहुत ही योग्य एवं प्रतिभा संपन्न व्यक्ति तुर्गो के हाथों में सौंपा। उसे फ्रांस का वित्तीय प्रबंधक बनाया गया। तुर्गो ने अपनी आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की, न कि दिवालियेपन की, न करों में वृद्धि, न और अधिक ऋण। तुर्गो ने इसके बाद आर्थिक सुधार के लिए अनेक कार्यक्रम आरंभ किए। तुर्गो का श्रेय था कि कृषि उद्योग एवं वाणिज्य में उदारीकरण द्वारा राष्ट्रीय संपदा में वृद्धि की जाए और इस प्रकार राष्ट्रीय आय का विस्तार किया जाए। दूसरी ओर तुर्गो राज्य के अनावश्यक खर्चों को कम करना चाहते थे।
तुर्कों ने फ्रांस की वित्तीय व्यवस्था को सुधारने की दिशा में बहुत सफलतापूर्वक आगे चल रहा था, लेकिन उसके द्वारा दरबार में खर्चों में कटौती किए जाने तथा सुविधाभोगी वर्ग के लोगों की पेंशनों में कमी किए जाने से रानी मैरी एंटोना तथा विशेष अधिकार युक्त वर्ग के दरबारी लोग तुर्कों से नाराज हो गए और उन्होंने लुई 16वें पर दबाव डाला और 2 वर्ष के अंतराल में ही सन 1776 ईस्वी में तुर्कों को अपने पद से हटा दिया गया। लुई 16वें ने तुर्कों के बहुत से सुधार कार्यक्रमों को वापस ले लिया। इस प्रकार यह इतिहासकार सिंडर के शब्दों में उसने लुई 16वें ने स्वयं ही अपने विनाश को सुनिश्चित कर लिया। हेजन जैसे इतिहासकार का मानना है कि दोनों शासकों ने बड़ी दुखद गलती की। लुई 16वें ने इच्छा शक्ति की कमी के कारण तथा मैरी एंटोनिया ने अपनी हठधर्मिता के कारण तुर्कों जैसे योग्य एवं सफल व्यक्ति को हटाकर एक बहुत बड़ी भूल की। तुर्कों के स्थान पर 1776 में नेकर को फ्रांस का वित्तीय प्रबंधक नियुक्त किया गया। नेकर ने खर्चों में कटौती एवं नए ऋणों के माध्यम से फ्रांस की वित्तीय स्थिति को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन 1778 ईस्वी में फ्रांस द्वारा अमेरिकी उपनिवेशियों की इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध में सहायता करने से फ्रांस की वित्तीय स्थिति और खराब हो गई। 1781 में नेकर ने फ्रांस की जनता से आर्थिक सहायता की अपील करते हुए सरकार की वार्षिक आय एवं वार्षिक खर्च के विवरण को प्रकाशित करवाया। इस प्रकार के विवरण को इससे पूर्व गुप्त रखा जाता था। इस विवरण से सरकार द्वारा सुविधाभोगी वर्ग के लोगों को दी जाने वाली पेंशनों की विशाल राशि भी शामिल थी। कुलीन तंत्र के लोग इस विवरण के प्रकाशन से बहुत नाराज हो गए और 1781 में उन्होंने नेकर को बर्खास्त कर दिया। नेकर के बाद 1781 में चार्ल्स कैलोन को फ्रांस का वित्तीय प्रबंधक बनाया गया। वह खर्चों में कटौती के पक्ष में नहीं था और सभी को प्रसन्न रखना चाहता था। वह अधिकाधिक ऋण लेने की नीति में विश्वास रखता था। उसका मानना था कि ऋण लेने के लिए अमीर दिखना जरूरी है और अमीर दिखने के लिए खुले हाथ से खर्च करना चाहिए। कैलोन का मूर्खतापूर्ण नीतियों के कारण अगस्त 1786 में फ्रांस का खजाना लगभग खाली हो गया और अब फ्रांस की सरकार को ऋण देने के लिए कोई तैयार नहीं था। कैलोन ने फ्रांस को इस संकट से उभरने के लिए एक ऐसा सामान्य कर लगाने का प्रस्ताव रखा जिसे सभी ने, विशेषकर विशेष अधिकार युक्त तथा सामान्य प्रियजन दोनों से वसूल किया जाना। उसके इस प्रस्ताव से सुविधा भोगी वर्ग नाराज हो गया और कैलोन को भी इसके बाद उसके पद से हटा दिया गया। वित्तीय संकट के समाधान के लिए लुई 16वें ने 1787 में असेंबली ऑफ नोटेबल की एक सभा बुलाई। यह फ्रांस के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक सभा थी जिसके लगभग 144 सदस्य थे। लुई को यह उम्मीद थी कि यह सभा विशेषाधिकार युक्त वर्गों पर कर लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी देगी, लेकिन इस सभा के सदस्यों ने राजा की बात को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि केवल एस्टेट जनरल के अधिवेशन में ही इस प्रकार की बात तय की जा सकती है। फ्रांस की सरकार न तो कर के में वृद्धि कर पा रही थी, न ही उसे ऋण मिलने की संभावना थी। लुई 16वें ने की स्थिति बड़ी विकट हो गई। फ्रांस के वित्तीय संकट के निदान का कोई मार्ग इस समय नजर नहीं आ रहा था। अंत में विवश होकर लुई ने एस्टेट जनरल के चुनाव कराकर उसका अधिवेशन बुलाने का निर्णय लिया। एस्टेट जनरल नामक प्रतिनिधि सभा की बैठक 175 वर्षों के अंतराल के बाद बुलाई जा रही थी। एस्टेट जनरल फ्रांस की एक पुरानी संस्था थी जिसमें फ्रांस के तीनों एस्टेट अर्थात तीनों सामाजिक वर्गों, पादरी तंत्र, कुलीन तंत्र तथा सामान्य जनता के प्रतिनिधि भाग लेते थे। एस्टेट जनरल फ्रांस की सरकार का एक वैधानिक अंग थी। यद्यपि 1789 से पूर्व इसकी सभा 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी, यानी कि 175 वर्ष पूर्व। एस्टेट जनरल की यह पहली सभा राजा फिलिप्स द्वारा 1302 में आहूत की गई थी और उसके बाद
1614 ईस्वी तक इसकी सभाएं अनियमित अंतराल के समय समय पर बुलाती जाती रही। लुई 11वें, जिसका शासनकाल है 1461 के समय से ही फ्रांस के निरंकुश शासक एस्टेट्स जनरल को उनकी सत्ता के ऊपर थोपा हुआ एक मध्यकालीन नियंत्रण का कांटा मानते थे और इसकी सभाओं को न बुलाकर उनसे बचने का प्रयास करते थे। विशेषकर सार्वजनिक विभ्रम या आर्थिक आवश्यकताओं के समय ही एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया जाता था। एस्टेट जनरल के पास यद्यपि विधायी शक्तियां नहीं थी, वह एक प्रकार की परामर्शदात्री सभा थी, लेकिन उसकी अनुशंसाओं को राजाओं द्वारा प्राय स्वीकार किया जाता था। एस्टेट जनरल की पूरी तरह सामंती संस्था थी, क्योंकि इसके 3 सदनों में 2 सदन विशेष अधिकार युक्त वर्गों से संबद्ध थे, जो बहुमत एवं वीटो के अधिकार द्वारा तृतीय एस्टेट की किसी भी मांग को अस्वीकार कर सकते थे तथा अपने विशेष अधिकारों को सुरक्षित बनाए रखते थे। एस्टेट जनरल की मीटिंग में तीनों एस्टेट्स से संबंधित सदन 3 इकाइयों के रूप में वोट देते थे, अर्थात प्रथम एस्टेट जो कि पादरी तंत्र के सदन का 1 वोट, तृतीय एस्टेट कुलीन तंत्र सदन का 1 वोट तथा तृतीय एस्टेट जन सामान्य के सदन का 1 वोट। इस प्रकार ये मतदान की प्रक्रिया में प्रथम दोनों एस्टेट के 2 वोट तृतीय एस्टेट के 1 वोट से बहुमत के आधार पर भारी पड़ते थे। लुई ने एस्टेट जनरल का अधिवेशन इस उम्मीद से बुलाया कि संभवतः इसके माध्यम से देश के गंभीर वित्तीय संकट का कोई समाधान निकलेगा। दूसरी ओर फ्रांस के प्रथम एस्टेट पादरी युक्त एवं कुलीन तंत्र को यह विश्वास था कि एस्टेट जनरल के अधिवेशन में पारंपरिक वोटिंग पद्धति से ही उन्हीं को जीत होगी। उनकी सुविधाओं में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उन पर किसी प्रकार का नया कर लग पाना संभव नहीं होगा। यहाँ गुडविन जैसे इतिहासकार का मानना है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के तात्कालिक कारण कृषकों की आर्थिक वेदनाओं या मध्यम वर्ग के राजनीतिक असंतोष में नहीं थे, वह निहित थे फ्रांस के कुलीन तंत्र की प्रतिक्रियावादी अपेक्षाओं में। क्रांति टाली जा सकती थी यदि कुलीन तंत्र राजनीतिक एवं वित्तीय समानता के परिणामों को पहले की स्वीकार कर लेता। 1789 में एस्टेट जनरल के अधिवेशन में फ्रांस के सुविधा भोगी वर्गों द्वारा अपने विशेष अधिकारों को राष्ट्रीय हित के पक्ष में रचमात्र भी न त्यागने की हठधर्मिता के कारण ही तृतीय स्टेट के लोगों को अपना रास्ता स्वयं बनाना पड़ा और इसी से क्रांति की शुरुआत हुई। यहां कुछ इस प्रकार से हुआ कि यह युद्ध पहले से निर्धारित था। युद्ध से बचने के लिए जिस प्रकार से यहाँ महाभारत काल के अंदर पांडवों दुर्योधन के बीच में 5 ग्रामों के अधिकार की बात कही गई थी, लेकिन दुर्योधन ने उसे नहीं माना, उसी प्रकार के हालात यहाँ इस अधिवेशन में हुए। क्रांति की शुरुआत, इस क्रांति की जो शुरुआत हुई वो किस प्रकार से हुई? एस्टेट जनरल चुनाव का एवं अधिवेशन। लुई 16वें के आदेश पर 1789 के आरंभ में एस्टेट जनरल के तीनों सदनों के प्रतिनिधियों के सार्वजनिक चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में फ्रांस के लगभग 60 लाख लोगों ने मतदान किया। तृतीय एस्टेट के लोगों ने बड़े उत्साह से सुधार की आशा में मतदान किया, लेकिन जैसा कि मैजेनिस एवं एपेल ने लिखा है कि राजा ना तो सुधार की उम्मीद ही करता था और ना चाहता था कि उसकी मंशा सिर्फ अपने रिक्त खजाने को भरना था। एस्टेट जनरल के लिए चयनित प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 1201 थी, जिसके अंतर्गत तीनों एस्टेट सदनों के सदस्यों की संख्या इस प्रकार की थी। 300 सदस्य प्रथम एस्टेट के थे जो पादरी वर्ग से थे, 291 सदस्य द्वितीय एस्टेट से थे जो कुलीन तंत्र से संबंध रखते थे, तथा 610 तृतीय एस्टेट्स जन सामान्य थे। तृतीय एस्टेट के अधिकांश प्रतिनिधि प्रबुद्ध एवं शिक्षित थे, उनमें से बहुत से वकील या जज थे। परंपरा के अनुसार चुनाव के दौरान फ्रांस के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों
ने अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए आवश्यक सुधारों की मांग के प्रतिवेदन तैयार किए। इन प्रतिवेदनों को काहिए कहा जाता है। एस्टेट जनरल के प्रतिनिधि अधिवेशन के समय लगभग 50,000 काहिए लाए थे, लेकिन एस्टेट जनरल में प्रस्तुत किए जाने के लिए काहिए का जो समन्वित सारगर्भित प्रारूप तैयार किया गया उसमें किसानों एवं मजदूरों की उन शिकायतों का संदर्भ नाम मात्र था जिनका उल्लेख उन्होंने मूल काहिए में किया था। बहरहाल इन काहिए में फ्रांस के राजा के प्रति आस्था एवं विश्वास व्यक्त करते हुए तात्कालिक व्यवस्था में कुछ गंभीर सुधारों की मांग की गई, जैसे कि सरकार के निरंकुश व्यवहार में कमी, लिखित संविधान की मांग, आर्थिक सुधार आदि। कुलीन तंत्र एवं पादरी तंत्र के लोग किसी प्रकार के परिवर्तन के खिलाफ थे। तृतीय स्टेट के लगभग सभी प्रतिनिधि वैधानिक सुधारों के पक्ष में थे। 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल का अधिवेशन हुआ। लुई सोल्वे ने सभा को संबोधित करते हुए भाषण दिया और उसमें राज्य की वित्तीय व्यवस्था सुधारने पर बल दिया। लुई सोल्वे का कहना था कि एस्टेट जनरल में मतदान परंपरागत तरीके से ही किया जाएगा, अर्थात एस्टेट जनरल सदन को एक इकाई मानकर उसका वोट माना जाएगा। इस पर तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने बड़ी जबरदस्त आपत्ति की। ऐसी स्थिति में एक बात का अर्थ यही रह गया कि उनका कहना था कि तीनों स्टेट के सदनों को मिलाकर एस्टेट जनरल का एक सदन मान लिया जाए और प्रत्येक प्रतिनिधि के व्यक्तिगत मत को एक मत। ऐसी स्थिति में तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों की संख्या अधिक होने के कारण उनके लिए अपनी बात को मनवाना आसान हो जाता, लेकिन व्यक्तिगत मतदान की इस प्रक्रिया में प्रथम दोनों सदनों के प्रतिनिधियों को स्वीकार्य नहीं था। एस्टेट जनरल के अधिवेशन के आरंभ होने के लगभग 5 सप्ताह तक अधिवेशन में मतदान के प्रश्न पर बहस चली, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई। इसी पर हमारी चर्चा आगे जारी रहेगी। थैंक यू।